हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक्स क्या क्या हैं, कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेसिकली हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 4 डिस्कस करने वाले हैं एंड कुछ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स किस पे बेस्ड है, क्या है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है एज अ लॉ एस्पिरेंट। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ या इन दो टर्म्स का डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। प्लस अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो ज़रूर आपके उस टॉपिक पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि बन सके एंड अपलोड ज़रूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है ये किसकी बात करता है? जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, सबसे पहले तो ये एनैक्ट कब हुआ? तो ये एनैक्ट हुआ था 15 मार्च 1872 को। एनैक्टमेंट डेट है 15 मार्च 1872 एंड ये एनफोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को। एनैक्टमेंट डेट एंड एनफोर्समेंट डेट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक किसी भी लॉ के लिए जो भी आप पढ़ रहे हो। बट स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो एनफोर्समेंट डेट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ 1 सितंबर 1872 इन द केस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो एक्ट है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो अगर हम बात करें ओरिजिनली जब ये एक्ट को बनाया गया था तो इस एक्ट के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड थी, तो ये अगर हम बोलें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एंड टाइम टू टाइम कुछ न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर थ्रू अमेंडमेंट। तो टाइम टू टाइम, क्योंकि 1872 का ये एक्ट है, अगर हम देखें तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जैसे हमें टाइटल से पता चल रहा है 1872 कितना पुराना एक्ट है ये। तब जो थी सिचुएशन बहुत अलग थी एंड आज की जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है उस समय से। तो बहुत सारी न्यू चीज़ों को हमें इंसर्ट करना पड़ा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम इसको एग्जॉस्टिव नहीं मान सकते कि एग्जॉस्टिव नहीं है। अब जो प्रोविजनल्स ओरिजिनली नहीं थे उसको अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को कौन अमेंड कर सकता है। सो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लिस्ट के अंदर फॉल करता है ये इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल की, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो वहाँ पे जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर अंडर एंट्री 12 के अंदर फॉल करता है सब्जेक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर जो अमेंडमेंट का पावर है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो दोनों ही अमेंड कर सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस को। किसी भी एक्ट के अंदर अगर आप बीच के अंदर कहीं भी प्रोविजंस के अंदर अगर आप देखते हैं कोई भी स्टेट अमेंडमेंट, तो दैट मीन्स कि वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है एंड वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस सब्जेक्ट को अमेंड कर सकती है। अगर हम बात करें CRPC की, CPC की, तो ये दोनों भी सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में भी फॉल करते हैं। प्लस इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए भी स्टेट एंड सेंटर दोनों के पास पावर है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट एंड वो अमेंडमेंट करके कोई भी प्रोविजन को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके फादर कौन है? तो फादर माने जाते हैं सर जेम्स स्टीफन। जो सर जेम्स स्टीफन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के फादर माने जाते हैं, उन्होंने ही इंडियन एविडेंस एक्ट को बनाया है। अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किस तरीके का लॉ है? वो सब्सटैंटिव लॉ है एंड प्रोसीजरल लॉ है। तो बेसिकली 2 टाइप्स के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव एंड एक होता है प्रोसीजरल। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो हमारा एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ के साथ साथ इस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब्सटैंटिव पार्ट नहीं है। प्रोसीजरल लॉ के अंदर भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जो सब्सटैंटिव होता है। उसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी एक सब्सटैंटिव पार्ट है, वो क्या है? सेक्शन 115, 116 एंड 117, दैट इज़ चैप्टर 8 एंड ये डील करता है एस्टॉपल से। तो जो ये चैप्टर 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है दैट इज़ सेक्शन 115 टू 117, ये सब्सटैंटिव इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो लेक्स फोरी है, दैट इज़ लॉ ऑफ द लैंड।
लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या है कि जहाँ पर सूट फाइल हुआ है उसी स्टेट का जो एविडेंस कलेक्शन का लॉ है या विटनेसेस के रिगार्डिंग लॉ है वो उसी स्टेट का ही अप्लाई होगा जहाँ पर सूट चल रहा है, जहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जहाँ पर चल रही हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूट हुई हैं, वहीं का लॉ अप्लाई होगा। अगर हम कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वहाँ पर अमेरिका का एविडेंस लॉ अप्लाई होगा। अगर हम इंडिया के अंदर कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करते हैं तो वहाँ पर इंडिया का एविडेंस लॉ अप्लाई होगा, एंड दैट इज़ वो क्या है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नाउ जो एविडेंस एक्ट है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की स्कीम पता होनी चाहिए। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट की स्कीम है वो क्या है कि इसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं एंड 167 सेक्शंस हैं। 11 चैप्टर्स एंड 167 सेक्शंस, प्लस इसके अंदर एक शेड्यूल भी था जिसको अमेंड करके रिपील कर दिया गया। वो कब किया गया, 1938 के अंदर। सो अभी जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि इसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं एंड 167 सेक्शंस हैं, प्लस एक शेड्यूल था। उसके अंदर क्या था ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसको कब रिपील किया गया 1938 के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कुछ चीज़ तो ध्यान में रखी होगी सर जेम्स स्टीफन जी ने जब इंडियन एविडेंस एक्ट को उन्होंने बनाया, तो वो प्रिंसिपल्स क्या थे वो हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे कि जो मैटर है ना, जो एविडेंस है, एविडेंस मस्ट कन्फाइन टू मैटर इन इशू। जो भी एविडेंस आप कोर्ट के अंदर दे रहे होंगे वो कन्फाइंड होगा किससे, जो भी मैटर इशू के अंदर है। तो जो भी इशू होगा एक केस के अंदर आप उसी से रिलेट करते हुए एविडेंस पेश करोगे कोर्ट के अंदर। आप अदरवाइज़ कुछ और बात नहीं करोगे या किसी और चीज़ से रिलेटेड एविडेंस नहीं दोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जो भी एविडेंस दोगे वो बेस्ट होना चाहिए, तो बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन, अदरवाइज वो एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा कोर्ट के अंदर। एंड लास्ट आता है हेयरसे एविडेंस के रिगार्डिंग कि जो हेयरसे एविडेंस है वो एडमिटेड नहीं होता है, वो एडमिसिबल नहीं माना जाता है। हेयरसे एविडेंस इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। अब नेक्स्ट बात आती है एप्लीकेबिलिटी की। जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, तो सबसे पहले अगर हम टेरिटोरियल की बात करें, टेरिटरी के अकॉर्डिंगली, तो ये एक्सटेंड करता है अब होल ऑफ इंडिया पर। अब ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है। अगर हम बात करें 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अब ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होता है। फर्दर मोर एक और चीज़ के बारे में बता रखा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब क्वेश्चन आता है, हमें क्लियरली ये तो बता दिया कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है ये ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है, प्लस ये इंडिया में जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं ये उस पर अप्लाई होता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो क्या होती हैं। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो टर्म है इसको डिफाइंड किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज आई के अंदर ऑफ CRPC। एंड इसका मतलब क्या होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है कि वो प्रोसीडिंग्स जिसके अंदर एविडेंस लिए जा सकते हैं ऑन ओथ। ऑन ओथ पे जिस भी प्रोसीडिंग्स के अंदर आप एविडेंस ले रहे हो ऑन ओथ, तो वो हो गई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हमारी। तो अब आगे और भी चीज़ें दे रखी हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा जो इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है वो होता है इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स। कोर्ट मार्शल्स पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, बट उसमें भी एक्सक्लूजन डाल दिया है, उसके भी एक्सेप्शंस डाल दिए हैं। वो क्या हैं, अदर देन कोर्ट मार्शल्स कन्वीन्ड अंडर द आर्मी एक्ट, द नेवी डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और एयर फोर्सेज एक्ट, इनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। वो कोर्ट मार्शल्स जो अंडर दीज एक्ट्स हो रहे हैं वो कवर नहीं होते हैं, यानी कि उन पर अप्लाई नहीं होता है इंडियन एविडेंस एक्ट। प्लस एफिडेविट्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, प्लस आर्बिट्रेशन पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो बेसिकली कुछ चीज़ें दे रखी हैं जहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है, वो क्या क्या हैं, कोर्ट मार्शल्स अंडर द आर्मी एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन एक्ट्स के अंडर जो कोर्ट मार्शल होते हैं उन पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। एफिडेविट्स पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। एंड लास्टली डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। अब बात आती है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 3 के अंदर। जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज।
इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा डेफिनेशन क्लॉज, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर एंड डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। आपको किसी लॉ के अंदर तो इंटरप्रिटेशन एक्ट क्लॉज देखने को मिलता है एंड किसी लॉ के अंदर आपको डेफिनेशन क्लॉज देखने को मिलता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो डेफिनेशन क्लॉज जो है वो एग्जॉस्टिव होता है, एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करें तो ये नॉट एग्जॉस्टिव होता है इन नेचर। यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, दैट इज़ इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। नाउ जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 है उसके अंदर बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया है। हम एक एक टर्म को देखेंगे कि जो एक्ट के अंदर जो फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो यूज़ किए गए हैं हमने उनको सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन कर दिया गया है एक एक करके, प्लस उनका जो मीनिंग है हम जो सेक्शन 3 के अंदर डिफाइंड है ना हम उसके अकॉर्डिंगली ही डिराइव करेंगे, अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। अगर किसी सेक्शन के अंदर अनलेस कुछ कॉन्ट्रेरी दिया हुआ है या कुछ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन दी हुई है तो हम उसको ध्यान में रखेंगे, बट अगर कुछ कॉन्ट्रेरी नहीं दिया गया तो हम सेक्शन 3 को अंदर जो सेक्शन 3 के अंदर जो इंटरप्रिटेशन दी गई है हम सीधा उसको अप्लाई कर देंगे। अब फर्स्टली बात आती है कोर्ट की। कोर्ट क्या होता है, कोर्ट इंक्लूड्स जजेस, मजिस्ट्रेट्स। कहीं पर भी अगर वो लिखते हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगी तो इट मीन्स जजेस एंड मजिस्ट्रेट जिन पर लीगली अथॉरिटी है, जिनके पास लीगल अथॉरिटी है एविडेंस लेने की, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट का मतलब क्या है, वो जजेस एंड मजिस्ट्रेट जो है वो उसके अंदर इंक्लूड है। कहीं पर भी अगर ये लिखते हैं कि कोर्ट के पास पावर है, दैट मीन्स किसके पास पावर है, अब कोर्ट तो एक प्रीमाइसेस है ना, तो इट मीन्स जो वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उनके पास पावर है, दैट इज़ वो पावर कौन एक्सरसाइज कर रहा है, जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर। तो कोर्ट के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, जजेस एंड मजिस्ट्रेट जो लीगली ऑथराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स वो चीज़ें या वो बातें जो किसी पर्सन ने अपनी सेंसेस से परसीव करी हैं या उस पर्सन को मेंटल कंडीशन से ये सब फैक्ट्स जो है वो पता चल गए हैं। तो वो सारी चीज़ें जैसे हम बोल सकते हैं फैक्ट जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक मेंटल फैक्ट और एक फिज़िकल फैक्ट। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो कोई कुछ भी पर्सन कोई सुनता है, अगर पर्सन ने कुछ देखा है, अगर पर्सन ने कुछ फील किया है या पर्सन के दिमाग में कुछ आता है, उसके दिमाग में कुछ इंटेंशन आ रही है, कुछ गुड इंटेंशन आ रही है, कुछ बैड इंटेंशन आ रही है, तो ये सब कुछ फैक्ट है। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, कोई एनीथिंग कोई चीज़ है, कोई स्टेट ऑफ थिंग है, कोई रिलेशन है थिंग से रिलेटेड जो केपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय सेंसेस, जो केपेबल है कि हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, हम अपनी सेंसेस से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। या फिर एनी मेंटल कंडीशन, कोई मेंटल कंडीशन है किसी पर्सन की जिसके लिए वो कॉन्शियस है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, फैक्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है कि एक फैक्ट तब रेलिवेंट माना जाता है अगर वो कनेक्टेड है विद अनदर फैक्ट और इन कनेक्शन विद अनदर फैक्ट इस तरीके से कि वो मेंशन किया गया हो इस एक्ट के अंदर। तो रेलिवेंसी जो है वो इस एक्ट के अंदर ही मेंशन की गई है, जो इस एक्ट के अंदर बोला गया है कि वो रेलिवेंट है तो वही रेलिवेंट माना जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम अपने कॉमन सेंस लगाएं और वो हम बोलें कि नहीं ये रेलिवेंट है तो वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। दैट इज़ हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर लीगल रेलिवेंसी को माना गया है, रिकॉग्नाइज़ किया गया है, ना कि लॉजिकल रेलिवेंसी को। अगर हम अपना दिमाग लगा के बोल रहे हैं कि ये रेलिवेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी वो रेलिवेंट है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर रेलिवेंट होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वन फैक्ट इज सेट टू बी रेलिवेंट, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के रेलिवेंट माना जाएगा टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर। एक फैक्ट कनेक्टेड है विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज, किसी भी तरीके से जो रेफर्ड किया गया है किसी भी प्रोविजन में इस एक्ट के अंदर, तो उसको क्या माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के रिलेटेड में। नेक्स्ट आता है फैक्ट्स एंड इशू। फैक्ट्स एंड इशू का मतलब क्या होता है, जो कनेक्शन में है अदर फैक्ट्स के साथ एंड जिसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो एक तरीके से क्वेश्चन में है। एक्सप्रेशन फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट
फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स, या तो वो अपने आप से या फिर दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्शन के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी नॉन एग्जिस्टेंस, उनका नेचर, उसका एक्सटेंट, या फिर किसी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी को असर्ट करना, डिनाई करना किसी सूट के अंदर, प्रोसीडिंग्स के अंदर, ये सारा क्या माना जाता है? फैक्ट इन इशू। अब आगे आ जाते हैं, कोई एक सूट के अंदर, अगर सिविल सूट की बात कर रहे हैं हम सीपीसी के अंदर स्पेसिफिकली, अगर कोर्ट रिकॉर्ड करती है कोई इशू ऑफ फैक्ट, और फैक्ट एक पार्टी जो है असर्ट कर रही है एंड दूसरी पार्टी उस चीज़ को डिनाई कर रही है, जैसे एक पार्टी एलिगेशंस लगा रही है, एलिज कर रही है कुछ, एंड दूसरी पार्टी जो है वो डिनाई करती है कि नहीं दैट इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई? ये फैक्ट इन इशू हो गया एक तरीके से, ये इशू हो गया जो कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया, इशू ऑफ फैक्ट। तो ये हो गया सीपीसी के बाद। यहाँ पर अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस्ड है किसी भी चीज़ के अंदर, या तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, तो कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी वे में, लेटर्स, फिगर्स एंड मार्क्स और एनी अदर मीन्स, या फिर हम एक से ज़्यादा मीन्स को यूज़ करके अगर कहीं पर कुछ एक्सप्रेस करते हैं, बट हम इस इंटेंशन से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें फॉर द लेटर, या उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस पर्पस से यूज़ कर रहे हैं कि भाई हम उस मैटर को रिकॉर्ड कर सकें, बस एज अ मैटर, बस हम उसे रिकॉर्ड करना है। जैसे हम नोट्स बनाते हैं, हम एज अ रिकॉर्ड, हम अपनी मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए कि हमने ये बनाया था, हमने ये किया था, हम नोट्स बना रहे हैं, तो बस हम कुछ भी लिखते हैं दीवार पे तो हमें याद रहता है हमने ऐसे लिखा है, उस चीज़ को हमें रिकॉर्ड रहेगा। तो एक तरीके से कहीं पर भी आप कुछ लिख रहे हो, पत्थर पर कुछ लिख रहे हो तो वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। आप पत्ते पर कुछ लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट है। आप दीवार पर कुछ लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट है। अगर आप कुछ चित्र बनाते हो, कुछ डायग्राम्स बनाते हो, उससे कुछ एक्सप्रेस करते हो, तो वो क्या है? वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मानी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स टू थिंग्स। दो चीज़ें आती हैं एविडेंस के अंदर, एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर। फर्स्ट इज़ ओरल एविडेंस एंड सेकंड इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो ओरल एविडेंस है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑल स्टेटमेंट्स विच कोर्ट परमिट्स, जो सारी स्टेटमेंट कोर्ट परमिट करती हैं या बोलती हैं कि मेरे सामने दी जाएं, परमिट किया जाता है या ज़रूरी होती हैं कि कोर्ट के सामने ही बोली जाएं, ऐसी स्टेटमेंट्स, वो होते हैं हमारे ओरल एविडेंस। एंड ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं ऑल द स्टेटमेंट्स जो कोर्ट के सामने परमिट किए जाते हैं या बोले जाते हैं कि उनके सामने ही किए जाएं, प्रेजेंट किए जाएं, प्रोड्यूस किए जाएं, रिकॉर्ड जो भी आपने बनाए थे, जैसे हमने ऊपर डॉक्यूमेंट देखा था, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर कुछ भी ऐसा एविडेंस है, वॉल है, रॉक्स हैं, लीफ है, कोई पेपर है, कोई बुक है, कोई वैसे रिकॉर्ड्स है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अगर ये कोर्ट बोलती है आपको कि आप कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करें, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो ये सारे क्या हैं? ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। प्लस इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। नेक्स्ट आता है प्रूव्ड। प्रूफ का मतलब क्या होता है? कि फैक्ट तब प्रूफ माना जाता है जब कोर्ट बिलीव करती है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है और कोर्ट उसकी एग्जिस्टेंस प्रोबेबल है। एंड ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन के अंदर, भाई जैसे हम आम आदमी की नज़र से देखें तो हम उसको बिलीव कर लेंगे, तो कोर्ट भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन के सेंस लगाकर उसको बिलीव करती है कि वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है डिसप्रूव, कि वो फैक्ट जो कोर्ट जो है वो बिलीव करती है दैट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड वो कंसीडर कर लेती है कि इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड वो सो प्रोबेबिलिटी उसकी इतनी है कि हाँ वो एग्जिस्ट नहीं करती है। कोर्ट ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन के जो भी सेंसेस हैं वो लगाने के बाद वो कोर्ट यही मानेगी कि नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है? कि नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। कोई फैक्ट अगर ना ही प्रूव्ड हुए हैं ना ही डिसप्रूव हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉट प्रूव्ड। नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन एज एन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड अब यहाँ पर एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, तो इट मीन्स वो टेरिटरी जो इंडिया के बाउंड्रीज़ के अंदर सारा इंक्लूड होता है, तो वो सारी इंडिया कहलाती है। नेक्स्ट हो गया सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसकी बात करता है?
प्रिजम्पशंस की बात करता है। सेक्शन 4 जो है प्रिजम्पशंस की बात करता है। एंड कितने तरीके की प्रिजम्पशंस हैं सेक्शन 4 के अंदर? 3 टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशंस। There are 3 types of presumptions under section 4, that is may presume, shall presume and conclusive proof। तो मे प्रिज्यूम का क्या मतलब है? मे प्रिज्यूम का मतलब है कि कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट में यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है, कोर्ट फैक्ट को प्रूव करने के लिए नहीं बोलेगी, कोर्ट जो है वो प्रूव्ड कर सकती है या बोल देगी आपको प्रूव करने के लिए। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट जो है वो किसी भी फैक्ट को प्रूव्ड माने या ना माने। कोर्ट किसी भी फैक्ट को आपको बोल सकती है कि हाँ आप इस फैक्ट को प्रूव करो, मैं इसको नहीं मानती हूँ, मैं इसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया जहाँ पर भी, तो वहाँ पर दैट मीन्स कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट किसी फैक्ट को प्रूव्ड माने या ना माने। कोर्ट मान भी सकती है प्रूव्ड हो गया वो, या फिर कोर्ट नहीं भी मान सकती है। अनटिल एंड अनलेस कॉन्ट्रेरी इज़ प्रूव्ड। अगर कोई सामने वाली पार्टी कुछ ऑब्जेक्ट करती है, अगर कोर्ट ने ये मान लिया कि हाँ वो एक फैक्ट जो है वो प्रूव करता, वो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो प्रूव्ड हो गया है, यानी कि तो जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन कर सकती है कोई एविडेंस प्रूव करके कि नहीं ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वहाँ पर आपको भी रोका नहीं गया है कि आप एविडेंस नहीं दे सकते हो, आप एविडेंस दे सकते हो। प्लस कोर्ट के पास भी पावर है कि वो उसको प्रूव माने या डिसप्रूव माने। नेक्स्ट पॉइंट आता है शैल प्रिज्यूम। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिजम्पशन है शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है शैल, दैट इज़ कोर्ट के पास यहाँ पर कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यहाँ पर मैंडेटरी है कि कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगी ही कि फैक्ट जो है वो प्रूव हो गए हैं। यहाँ पर कोर्ट के ऊपर कंपल्जन है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी केस के अंदर। बट जो अपोजिट पार्टी है उसको अगर ऑब्जेक्शन लेना है तो वो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर अपोजिट पार्टी जो है उसको रोका नहीं गया है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ डिसप्रूव्ड। अगर अपोजिट पार्टी को कुछ भी प्रूफ देकर उसको डिसप्रूव करना है जो कोर्ट ने प्रूफ मान लिया है, इट मीन्स आप दे सकते हो, आपके ऊपर कोई भी बार नहीं लगाया गया है। बट ऑन द थर्ड पॉइंट जो आता है थर्ड टाइप ऑफ प्रिजम्पशन, दैट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ। अगर हम कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से ये प्रिज्यूम करेगी कि कोई भी फैक्ट जो है वो प्रूव हो गया है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर ही बता दिया गया है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर ही अगर कुछ सेक्शंस के अंदर बता दिया है कि ये कोर्ट ने ये प्रिज्यूम कर लिया है तो यहाँ पर ये कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अपोजिट पार्टी है वो उसको डिसप्रूव नहीं कर सकती। इट मीन्स जो अपोजिट पार्टी है वो एविडेंसेस नहीं दे सकती है उसको डिसप्रूव करने के लिए। यहाँ पर अगर कोर्ट ने एक बार प्रिजम्पशन ले ली, एक बार अगर लॉ में कुछ मेंशन कर दिया कि हाँ ये प्रिज्यूम किया जाएगा एंड कोर्ट ने उसको प्रिज्यूम कर लिया, तो उसके बाद अपोजिट पार्टी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो शैल प्रिज्यूम है वो एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है। प्लस ऑन द अदर हैंड जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो एक इररिबटेबल प्रिजम्पशन है, उसको रिबट नहीं किया जा सकता। जो कोर्ट ने एक बार बोल दिया वो बोल दिया, एंड उसको एक बार अगर कोर्ट ने कुछ भी प्रिज्यूम कर लिया उसको आप रिबट नहीं कर सकते, उसको डिसप्रूव करने के लिए आप एविडेंस भी नहीं दे सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का। आगे जो पॉइंट्स है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स ऑफ, जो भी चैप्टर 2 डील करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो रेलिवेंसी से डील करता है। तो जो ये रेलिवेंसी का टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है सब कुछ इसके अंदर ही मेंशन किया गया है, एक्ट के अंदर ही। हम अपनी लॉजिकल रेलिवेंसी नहीं अप्लाई करेंगे, हम लीगल रेलिवेंसी ही अब देखेंगे कि क्या लीगली रेलिवेंट है, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो चीज़ रेलिवेंट दे रखी है वो रेलिवेंट है, हमें अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक रिकमेंड करना है वीडियो के लिए तो आप वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।